हेलो बच्चों, संकल्प मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी यानी 11th और जेई का सबसे पहला टॉपिक है सेट थ्योरी। यहीं से हमारी शुरुआत होती है और यहीं से शुरुआत होगी तो हम सेट थ्योरी के बारे में जानेंगे। अब मुझसे किसी ने पूछा कि सर सेट थ्योरी होता क्या है, तो मैं बोलूं कि सेट थ्योरी कुछ नहीं होता है, सिर्फ कलेक्शन होता है। कलेक्शन मतलब क्या होता है सर? कलेक्शन मतलब संग्रह करना, इकट्ठा करना, चीजों को कलेक्ट करना। अच्छा सर, जैसे मैं किसी चीज को कलेक्ट करता हूं तो वो सेट हो जाता है? मैंने कहा बिल्कुल हो जाता है। जैसे आप सोचो अगर आप 11th में हो या जेई में हो या किसी चीज में, तो आप दुकान पे जाते हो, कहते हो 11th का एक सेट बुक दीजिए। एक सेट बुक देने का मतलब वो क्या करता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो अलग अलग चीजों को लेकर आता है, तो वो कलेक्ट करना हो गया। अच्छा सर, ये कलेक्ट करना हो गया, हाँ कलेक्ट करना हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट कलेक्ट क्या चीज का होगा? मैंने कहा ऑब्जेक्ट का कलेक्ट होगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट का कलेक्ट होगा। अब सोचो, आपने कहा कि 11th का एक सेट बुक दीजिए। एक सेट में उसने 5 मैथ्स का बुक दे दिया, तो मैथ्स 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 का वो सेट दिया? नहीं, वो सेट नहीं दिया। उसको एक ही मैथ्स चाहिए, एक ही फिजिक्स चाहिए, एक ही केमिस्ट्री। यानी सेट का मतलब क्या होता है? सेट कलेक्शन होता है। और कैसे कलेक्शन होता है? वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां पर बात बहुत आते हैं, एक वेल डिफाइंड आ गया और एक डिस्टिंक्ट आ गया। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है जिसकी डिफिनेशन हो, यानी जो डिफाइन हो। डिफाइन कहने का मतलब, अगर सीधी बात करें तो डिफाइन का मतलब होता है जिससे शेप, साइज एंड वर्क हो। शेप, साइज एंड वर्क मतलब किसी चीज का नाम सुनते ही मुझे उससे 3 बातों का पता चले, एक शेप का, एक साइज का और एक वर्क का, तो वो क्या कहलाता है? वेल डिफाइंड कहलाता है। जैसे किसी ने मुझसे कहा कि एक ग्लास लेके आइए, ग्लास, तो मुझे पता चला गया ग्लास का शेप कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा ही होगा। अच्छा, साइज भी पता चल गया कि वो छोटा, इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है। वर्क भी पता चल गया, इसमें पानी पीने का काम आता है। चलिए, ये वेल डिफाइंड हो गया। अच्छा, किसी ने कहा मुझसे कि एक रुमाल ले आइए, तो रुमाल का नाम सुनते ही मुझे पता चल गया कि रुमाल का काम क्या, शेप कितना होगा, शेप उसका होगा रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर में होगा, साइज क्या होगा, छोटा सा होगा जो पॉकेट में आ जाए, और वर्क क्या है, उससे मुंह पोछना, ये पसीना पोछना, ये सब हो जाता है। ये सब वेल डिफाइंड होगा। लेकिन किसी ने कहा कि अच्छा ठीक है, बाजार जा रहा है तो वहां से टीनी मिनी खरीद के ले आइए। अब टीनी मिनी का नाम सुनते ही, ओ टीनी मिनी है क्या, इसका ना तो शेप पता चल रहा है, ना साइज पता चल रहा है, ना वर्क पता चल रहा है, इट मीन्स वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड का मतलब और चीजों को मैं समझूंगा। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग। अगर आपको कोई कह दे कि मुझे एक सेट कपड़ा चाहिए, आप जाके 10 टी शर्ट खरीद लो, तो वो एक सेट नहीं होता है। सेट का मतलब शर्ट, पैंट, टाई, बेल्ट जो भी होता है पूरा सेट होना चाहिए। तो सेट का मतलब अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, मतलब एक ही चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, अगर किसी दिन कह देगा SCHOOL स्कूल, इसका सेट में कैसे होगा? तो मैंने कहा इसमें कौन कौन ऑब्जेक्ट कलेक्ट हो रहा है? मैंने कहा S कलेक्ट होगा, C कलेक्ट होगा, H कलेक्ट होगा, O कलेक्ट होगा और L कलेक्ट होगा। यहाँ डबल O है तो डबल O यहाँ जरूरी नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ जो नाम चल रहा है सेट थ्योरी, तो S कलेक्ट होगा, E कलेक्ट होगा, T कलेक्ट होगा, फिर T डबल है तो एक ही T होगा, H कलेक्ट होगा, फिर E यूज हो चुका है, O कलेक्ट होगा, R कलेक्ट होगा, Y कलेक्ट होगा। अच्छा, ये तो कलेक्ट कर लिए सर, इसका मतलब ये सेट बन गया? नहीं। आप अगर 11th का एक सेट बुक लेते हो तो क्या बुक हाथ में वो दे देगा? नहीं, वो पॉलिथीन में करके देगा। जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो तो वहां भी आप कलेक्शन करते हो, आलू लेते हो, प्याज लेते हो, भिंडी लेते हो, कद्दू लेते हो, जो भी चीज लेते हो, तो उसको कैसे हाथ में लेके आते हो? नहीं, वहां पर एक थैला लेके आते हो। आप कपड़ों का सेट बनाते हो, अपने घर में कलेक्शन करते हो कि शर्ट, पैंट, फलाना ढिल्ला का कलेक्ट करते हो, तो उसको कहां रखते हो? एक अलमारी में। आप बुक कलेक्ट करते हो तो बहुत सारे बुक कहां रखते हो? एक सेफ में। अब मम्मी बर्तन कलेक्ट करती है तो बर्तन को रखने के लिए बर्तन स्टैंड बनाती है। उसी तरह मैंने कलेक्ट किया तो उसके लिए एक झोला कहिए, एक बैग कहिए या एक अलमीरा कहिए, जो भी हो, यहाँ सेट में एक ही यही है। ये झोला हो सकता है, बैग हो सकता है, अलमारी हो सकता है, जो आप मान लो इसको, और अंदर वाले जो भी होंगे, यानी ये सेट है। अच्छा, आपके स्कूल बैग में भी आप कलेक्ट करते हैं, स्कूल के सब्जेक्ट का कॉपी किताब ये सब कलेक्ट करते हैं, तो लेकर चल, तो उसका नाम कोई पूछता है कि क्या है, तो स्कूल बैग है। अलमीरा, जैसे कपड़ा का अलमीरा, तो कोई पूछेगा अलमीरा है। बर्तन का स्टैंड है, सबका नाम होता है। उसी तरह इसका भी नाम दे दिया गया, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट।
ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हैं, आपका ए बी सी डी अल्फाबेट का कैपिटल लेटर दे सकते हैं। चलिए ये सेट रिप्रेजेंट हो गया। अच्छा सर ये सेट हो गया, हाँ ये सेट हो गया, ये स्कूल शब्द का सेट है, ये सेट थ्योरी का सेट बन गया। मतलब सेट का मतलब क्या कि जो ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए, जो भी चीज कलेक्ट किए उसको एक बैग में, अलमीरा में, झोला में, जिस चीज में रखना रख दीजिए और उसका एक नाम दे दीजिए, ए बी सी डी कुछ भी नाम दे दीजिए, तो वो क्या कहलाता है, सेट कहला जाएगा हमारा। अच्छा सर सेट कहला जाएगा, बढ़िया। जैसे मान लीजिए किसी दिन किसी ने कह दिया कि ए बी सी डी, अच्छा सर ये ए बी सी डी इसने कलेक्ट किया, मैथ्स की भाषा में ए बी सी डी कलेक्ट, यहाँ बर्तन थोड़े कलेक्ट होगा, यहाँ बर्तन कलेक्ट नहीं होगा, यहाँ क्या कलेक्ट होगा, ए बी सी डी एफ जी, क्या कहते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी कलेक्ट कर सकता है, इसकी मर्जी है मैथमेटिकल लैंग्वेज में। लेकिन अब कह दिया कि ए बी सी डी ये सब कलेक्ट कर दिया। अच्छा सर ये ए बी सी डी है क्या, ए बी सी डी जो है वह ए का एलिमेंट कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा या मेंबर कहलाएगा, या हिंदी में बात करता अवयव कहलाएगा, सदस्य कहलाएगा। लेकिन 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 अगर इसको ऐसा चाहे कि ये कह सकते हैं कि ये सेट ए से ये बिलोंग करता है, मान लीजिए ए को अपना घर मानिए और ये आपका घर हो गया, ये दोनों घर हो गया, घर में 4 आदमी है, तो हम कहते हैं ना आई बिलोंग्स टू फलाना ढिमला, जिस घर का नाम है, जैसे इंट्रोडक्शन में कहता है कि आई बिलोंग्स टू फलाना जगह, आई बिलोंग्स टू ढिमला जगह, मतलब बिलोंग्स करते थे। इसको कैसे लिखा जाएगा सर, ए बिलोंग्स टू ए, इस तरह का साथ, इसका मतलब होता है बिलोंग्स बोलिए, मेंबर बोलिए, एलिमेंट बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बिलोंग्स टू ज्यादा यूज करने में ज्यादा मजा आता है, बोलने में भी मजा आता है। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू ए, मतलब इस सेट ए में ये ए जो है सेट है, इसका ये एलिमेंट है सेट ए में, तो ये इसका मतलब ए इस एक से सदस्य है। अच्छा बी बिलोंग्स टू ए, हाँ है, सी बिलोंग्स टू ए हो सकता है, डी बिलोंग्स टू ए हो सकता है। अच्छा सर ई बिलोंग्स टू ए नहीं हो सकता है क्योंकि ई इसमें नहीं है, तो इसको हम ऐसे कट कर देंगे, यानी ई इसका एलिमेंट नहीं है। सर एफ क्या लिखेंगे, बिलोंग्स की नहीं बिलोंग्स, मैंने कहा एफ तो इसमें है नहीं, इसको उड़ा दिए। तो बिलोंग्स टू को इस तरह से सिंबल से डिनोट करते हैं, इसका मतलब है कि ये सारे एलिमेंट इसमें है और ये दोनों इसमें नहीं है। ये जी बिलोंग्स टू ए नहीं है, इसको कट कर दिए, जो है वो ऐसे रहेगा, जो नहीं है वो नहीं, यानी ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एफ डज नॉट बिलोंग्स टू ए, जी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये ए में नहीं है। अच्छा लगे हाथ हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। इसी दिन हमसे कहा कि सर इस घर में जो ए घर है इसमें टोटल कितने आदमी है, तो मैंने बोला 4 आदमी है। तो अच्छा इसको मैथ्स की भाषा में कैसे कहेंगे, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4। अच्छा सर इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ ए यानी ए सेट में कितने एलिमेंट है, एलिमेंट 4 है। अच्छा सर अगर किसी दिन हमसे किसी ने ऑर्डर ऑफ ए पूछ दिया तो तब भी हम 4 बोलेंगे। अच्छा इसका मतलब एक चीज दिमाग में टन से आवाज किया क्या कि नंबर ऑर्डर दोनों सेम ही है, इस सेट का ऑर्डर भी 4 है और नंबर भी 4 है। अच्छा किसी दिन किसी ने हमसे पूछ दिया कि ए बी सी डी ई एफ, इसका नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी से ऑर्डर ऑफ ए 6। कोई कष्ट नहीं किसी को कोई दर्द नहीं होगा। अगर किसी दिन किसी ने हमसे ये पूछा कि सर ये बताइए कि ए का एलिमेंट अगर हम कह दे ए ई आई ओ यू, इसमें नंबर ऑफ ए 5, इसमें नंबर ऑफ बी कहते हैं, ऑर्डर ऑफ बी ए 5, मतलब ऑर्डर और नंबर सेम है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एलिमेंट गिनेंगे और डाल देंगे। अच्छा सर किसी दिन किसी ने हमको कह दिया कि बी कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 सो ऑन और आगे चल गया इनफाइनाइट, इसका नंबर ऑफ बी इंफिनिटी, नंबर ऑर्डर ऑफ बी इंफिनिटी, ये इनफाइनाइट तक चला गया, चलते चला गया, यानी इसका मतलब ऑर्डर और नंबर हम गिन सकते हैं। तो ये ऑर्डर हो गया और नंबर हो गया। अब हम लोग एक और बात लगे हाथ कर लेते हैं कि यहां पर कुछ तो कुछ दिख रहा है, ए ई आई ओ यू। अगर हम बोल चाल की भाषा में ये बोल सकते हैं कि सेट ए जो है वो वॉवेल लेटर का क्या है, वॉवेल इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल लेटर का सेट है, वॉवेल लेटर का। तो किसी ने इसी को दूसरे भाषा में लिख दिया और दूसरे भाषा में क्या कहा, एक्स दैट एक्स इज वॉवेल लेटर ऑफ इंग्लिश
अल्फाबेट। मतलब सर ये क्या लफड़ा हो गया? मैंने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसने कहा ए का एलिमेंट है एक्स, जैसे एक्स क्या काम क्या था, एक्स तो वेरिएबल क्वांटिटी है, ये हमको क्या दिखाती है कि किसी चीज को एक्स मान सकते हैं, तो ए का एलिमेंट है एक्स। इस वॉवेल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का ये वॉवेल लेटर है। वॉवेल लेटर का कहने का मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, ए हो सकता है, एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, ई हो सकता है, आई हो सकता है, ओ हो सकता है, यू हो सकता है। अच्छा सर इस सेट को दो तरह से लिख सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोनों का नाम अलग अलग होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा। इसको रोस्टर फॉर्म या ट्रेबुलर फॉर्म कहते हैं। रोस्टर फॉर्म या ट्रेबुलर फॉर्म मतलब ये एलिमेंट को पार्टिकुलर वाइज डिनोट करता है, एलिमेंट को पार्टिकुलर वाइज करता है। और ये क्या करता है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म कहते हैं। अच्छा सर इसको सेट को हिंदी में कहे तो समुच्चय कहते हैं, इसको समुच्चय निर्माण विधि या गुण प्रकटीकरण विधि भी कहते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में बात करते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म कहते हैं। ये एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। अच्छा सर प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया। अब किसी ने हमसे ये पूछ दिया कि सर ये बताइए तो क्या ये सेट हो सकता है कि एक्स ऑफ दैट एक्स बेस्ट स्टूडेंट इन योर क्लास? मैंने कहा कि नहीं ये सेट नहीं होगा। क्यों? बेस्ट शब्द जो हो गया, बेस्ट 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 मतलब ये वेल डिफाइन नहीं है। अब आपका कोई फ्रेंड है, वो आपके लिए अच्छा हो सकता है, दूसरे के लिए खराब हो सकता है। आप उसको बेस्ट कहिएगा, दूसरा उसको बेस्ट नहीं कहेगा। तो इसका ये मतलब होता है कि ये वेल डिफाइन नहीं है। कोई कह देगा इंटेलिजेंट, नहीं हो सकता है, ये सब नहीं होगा। कोई कह देगा कि मोस्ट क्या कहते हैं बहुत बढ़िया क्रिकेटर का सेट बना है, नहीं बनेगा। जो आपको पसंद होगा हमें नहीं पसंद होगा, जो हमें पसंद होगा वो आपको नहीं पसंद होगा, हो सकता है। इसीलिए ये सारे चीज वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। अच्छा अब एक चीज लगे हाथ हम लोग सीख लेंगे कि किसी दिन हमसे किसी ने सेट बिल्डर से, देख लीजिए ध्यान दीजिएगा, किसी चीज को देख के उसके गुण के बारे में जानना बहुत कठिन है, लेकिन अगर गुण जान रहे तो उसको निकालना बहुत आसान होता है। तो कहने का मतलब रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म से आपको सेट बिल्डर बनाने में थोड़ा दिमाग लगेगा, लेकिन सेट बिल्डर अगर है तो उसको रोस्टर बनाने में आपको पलक झपकते बन जाएगा। जैसे किसी दिन किसी ने हमसे कहा कि ए इजकल टू 1 4 3 और 3 कहते हैं 9 16 सो ऑन 100। और ये क्या लफड़ा हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में दे रहा है, जाहिर सी बात है दिख गया, पार्टिकुलर वाइज दे रहा है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, मैं कैसे लिखूं, क्या क्या इसका गुण क्या दिख रहा है, गुण क्या दिख रहा है, गुण क्या दिख रहा था मुझे दिखा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 दिखता है, 3 का स्क्वायर 9 दिखता है, 4 का स्क्वायर 16 दिखता है। इस तरह से 10 का स्क्वायर 100 दिख रहा है। अच्छा ये तो बातें क्लियर हो गई, लेकिन ऊपर वाला बदल नहीं रहा है, ऊपर वाला नहीं बदल रहा है, नीचे वाला क्या बदला है, 1 2 3 4 10 तक जा रहा है, नीचे वाला बदल रहा है। लेकिन बदल रहा था कैसा बदला, 1 2 3 4 इन नेचुरल नंबर में। तो हम इसको आराम से इजी वे में लिख देंगे x दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x नेचुरल नंबर है, ठीक है, या x इजिकल टू n स्क्वायर दे देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। और एवरी स्मॉल n, इसको कहते हैं एवरी मतलब प्रत्येक, प्रत्येक मतलब ऑल, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का नाम सुनते ही हमको क्या दिमाग में आएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही होगा, 0 नहीं होगा। अच्छा अब यहां पर एक और बात हो गई, 10 से ज्यादा तो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर होगा तो हमको लगेगा कि 10 से ज्यादा भी है, लेकिन 10 से ज्यादा तो है नहीं, तो हम इसको n लेस देन इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। अब तो चीजें चमक गई, n लेस देन इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। अच्छा सर ऐसे लिख सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब किसी दिन हमसे किसी ने ये पूछ दिया कि बी कोई सेट है जो है x सबसेट x दैट x इज इक्वल टू 2n, एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 5 से बड़ा या बराबर n है और छोटा या बराबर 10 से है। अब हमको n पर दिमाग दौड़ाना है, पहले n पर दिमाग दौड़ाना है। n का जो वैल्यू दे रहा है वो क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, 6 दे रहा है, 7 दे रहा है, 8 दे रहा है, 9 दे रहा है, 10 दे रहा है। चलिए अब यहाँ 2n है
तो n का वैल्यू बी जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, n का वैल्यू किसी दिन 5 रखेंगे तो 10, 12, 14, 16, 18, 20 हो गया हो गया हो गया हो गया। अभी इसमें क्वेश्चन यही नहीं पूछेगा, ऐसा देके कह सकता है कि और नंबर ऑफ बी बता, नंबर ऑफ बी 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ बी बराबर 6, नंबर ऑफ बी बराबर 6, ऑर्डर ऑफ बी 6, वही बात, दोनों तो सेम ही है। तो चलिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम लोग एकदम छोटी छोटी, इस पर हम लोग ज्यादा टाइम इसलिए नहीं देंगे कि इतना ना यूज होगा कि एकदम यादें हो जाएंगी इस पर। अच्छा सर, किसी दिन किसी ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा कि सेट कितने प्रकार के हो सकते हैं, सेट कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए सेट के प्रकार तो बहुत सारे बुक में अलग अलग टाइप से, लेकिन मेरी भाषाओं में एकदम समझते हैं। मैंने कहा कि सेट क्या हो सकता है, एक बैग हो सकता है, एक थैला हो सकता है, एक अलमीरा हो सकता है, एक घर हो सकता है। दुनिया में जितने भी बैग, थैला, झोला या घर या अलमारी होंगे, कितने टाइप्स के हो सकते हैं। किसी ने बोला सर बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। नहीं, बहुत टाइप नहीं हो सकते हैं। मेरे नजर में केवल 2 ही टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन 2 टाइप सर? या तो वो खाली होगा यानी इम्पटी होगा, या नॉन इम्पटी होगा, नॉन इम्पटी होगा। चलिए बढ़िया 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 बढ़िया, इम्पटी होगा या नॉन इम्पटी होगा। अब इम्पटी का मतलब क्या होगा सर, नॉन इम्पटी का मतलब क्या होगा? जिस दिन नंबर ऑफ ए 0 से बड़ा हो जाए। अच्छा सर 0 से बड़ा हो जाएगा तो नंबर ऑफ ए अगर 0.1, नंबर ऑफ ए अगर 0.5 होगा। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मतलब 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव होगा, पहली बात तो क्लियर होगी। अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट n लग गया, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता है। वो जब भी होगा तो नेचुरल नंबर में होगा। अगर 0 से बड़ा है तो नेचुरल नंबर में होगा। क्यों नेचुरल नंबर में होगा? कि आप ये नहीं कह सकते, अगर मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सब बच्चे नॉर्मल जेई के हैं, एकदम एक छोटा सा नाटा सा बच्चा बैठा हुआ है, तो मुझसे कोई पूछे कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, तो मैं ये थोड़े कहूंगा कि 3.5 गो बच्चे हैं या 30.5 बच्चे हैं, ऐसा नहीं कर सकता हूं। 30.75 बच्चे नहीं, उसको भी गिनूंगा, 31 होंगे। मतलब कहने का मतलब ये पॉइंट में नहीं हो सकता, ये जब भी होगा पूरा पूरा होगा। तो इसका मतलब 0 से बड़ा कहने का मतलब 1 एलिमेंट हो सकता है, 2 एलिमेंट हो सकता है, 3 एलिमेंट हो सकता है। मतलब एक भी एलिमेंट होगा सर नॉन इम्पटी हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, एक भी एलिमेंट होगा तो वो नॉन इम्पटी हो जाएगा। अच्छा इम्पटी क्या होता है? मैंने कहा इम्पटी यानी नंबर ऑफ ए इक्वल टू 0, जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। 0 का मतलब खाली। अच्छा खाली चीजें हैं, तो खाली चीजें जो होती है बहुत कष्टदायक होती है। जैसे जिसका दिमाग खाली हो वो पागल की तरह घूमता रहता है, जो घर खाली हो उसमें भूत आ जाता है, तो उसका एक अलग नाम ही दिया जाता है। जैसे दिमाग खाली है पागल है, घर खाली है भूत बंगला बन गया, जेब खाली है मुंह लटका हुआ है, यानी 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 इसका भी एक अलग नाम दिया गया। मैंने कहा बिल्कुल इसको फाई दिया गया। बुक में कहीं कहीं पर ऐसे फाई होगा अलग अलग डिजाइन से, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि फाई, अब मैथ्स पढ़ने आए हैं तो 2-3 बात ध्यान रखिए। जिस दिन 0 जो है 0 ये ऊपर से कट गया फाई, जिस दिन 0 20 से कटा थीटा, यानी कुछ इस तरह से थीटा, जिस दिन 0 ये इंग्लिश का क्यू, ये ध्यान रखिएगा। ये 3 लाइन में बहुत कंफ्यूजन मत लेना है, थीटा फाई और क्यू, इसमें बहुत कंफ्यूजन नहीं लेना है। अच्छा सर इसका मतलब फाई के पास कोई एलिमेंट नहीं होंगे। अब खाली चीज बहुत परेशान करता है, ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में आपको समझ में आएगा कि खाली चीज बहुत परेशान करता है। ये फाई जो होगा ये फाई आपको बहुत परेशान करने वाला है, इसलिए इस पर समझ के काम कीजिएगा। इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, मतलब इसमें 0 नहीं है। अच्छा सर क्या ये इम्पटी है? नहीं, इसमें है एक एलिमेंट 0, ये इम्पटी नहीं है, ये नॉन इम्पटी है, क्योंकि इसके पास एक एलिमेंट है 0। अच्छा सर हम कंफ्यूज कर गए, हमको नहीं समझ में आ रहा है, समझ में क्लियर नहीं आ रहा है सर। 0 कैसे 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 कुछ बताइए। मैंने कहा कि चलो इसको एकदम गरीब बच्चों की भाषा में सीखो कि जो फाई होगा उसके पास जो एलिमेंट होगा उसका एक नाम होगा। क्या? तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? अगर गौर से देखें तो यहां पर क्या दिख रहा है? यहां पर दिख रहा है कुछ नहीं। क्या दिख रहा है? कुछ नहीं। यहां पर कुछ नहीं है। फाई जो होता है, फाई इम्पटी सेट होता है, उसका जो एलिमेंट होता है उसका नाम है कुछ नहीं। एकदम गरीब बच्चों की तरफ सीखिए। फाई जो है इम्पटी सेट होता है, इम्पटी सेट का नाम होता है, एलिमेंट जो होता है उसका नाम होता है कुछ नहीं। अच्छा इसका मतलब है किसी दिन किसी बंदे ने हमसे ऐसे पूछा कि क्या यह सेट
इम्पटी है या नॉन इम्पटी है। अब मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि फाई को मैंने कहा था इम्पटी सेट और इसने पूछ दिया कि इम्पटी है कि नॉन इम्पटी है। तो भैया ये नॉन इम्पटी है, नॉन इम्पटी है। अच्छा ये कैसे सर, अभी आपने बताया कि फाई इम्पटी है। मैंने कहा फाई इम्पटी है, फाई जब सेट के अंदर आ गया तो नॉन इम्पटी है, फाई जब सेट के अंदर आ गया तो ये नॉन इम्पटी है। अच्छा सर ये कैसे समझ में नहीं आया, मैं इसके लिए आपको 1 सेकंड में सिखाता हूं। फाई जब इसके अंदर है तो ये नॉन इम्पटी है। अच्छा सर ये नॉन इम्पटी है, नहीं समझ में आया सर, ये इम्पटी होगा, फाई तो इम्पटी होगा। मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, ये नॉन इम्पटी है। अब इसको मैं दूसरी भाषा में सिखाता हूं। मेरे पास 2 थैले हैं, देखिए ये थैला एकदम खाली, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं, और एक ये है, ये भी खाली है, पूरी खाली खाली है। अब मैं इसको इस थैले में रखा, क्या ये अब थैला ये खाली है? नहीं है, इसके अंदर कुछ सामान है, इसका मतलब ये नॉन इम्पटी सेट है। यानी इम्पटी को, अच्छा सर इसका मतलब इम्पटी को या तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं या ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये दोनों ही नॉन इम्पटी को डिनोट करता है। जिस दिन ये मैंने कहा कि इसके अंदर होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए कुछ नहीं, जबकि यहाँ हमको क्या दिख रहा है, थीटा, इसका मतलब ये नॉन इम्पटी सेट है। इसके पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है फाई, सॉरी हम भी थीटा बोल दिए, इसका नाम है फाई। जैसे कि मैंने दिखाया ये भी खाली है और ये भी खाली है, इसको इसमें डाल दिए, अब ये नॉन इम्पटी है। ध्यान रखिएगा कि फाई अगर एलिमेंट के अंदर आ गया तो ये नंबर गिनती में आ जाएगा, यानी ये नॉन इम्पटी हो जाएगा, ये इम्पटी नहीं होगा। अच्छा मतलब इम्पटी का मतलब समझ गए, जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो, जो जिसका एलिमेंट का नाम हो, जिसका नाम है कुछ नहीं, जिसका नाम है कुछ नहीं। अब यहां पर ये नहीं बोला कुछ नहीं, यहां पर ये नहीं बोला कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, ध्यान से कुछ नहीं, इसका एलिमेंट जो है वो कुछ नहीं है। अच्छा नॉन इम्पटी का मतलब क्या हो जाता है? नॉन इम्पटी का मतलब होता है जिसमें एलिमेंट की संख्या 1 से ज्यादा हो। अच्छा सर किसी दिन किसी ने पूछ दिया कि 1 ये कौन सा सेट है, मैंने कहा नॉन इम्पटी। किसी दिन बोल दिया 2 3 ये कौन है, नॉन इम्पटी। 7 2 5 कौन है, मैंने कहा नॉन इम्पटी। ABC मैंने कहा नॉन इम्पटी, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा सर नॉन इम्पटी है तो नॉन इम्पटी का भी कोई पार्ट होता है, मैंने कहा बिल्कुल पार्ट होता है, नॉन इम्पटी का भी पार्ट होता है। कौन कौन पार्ट होता है, मैंने कहा इसके भी 2 पार्ट होते हैं। अच्छा 2 पार्ट होते हैं। अच्छा मैं अगर कह दूं कि ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5, क्या आप गिन सकते हैं नंबर ऑफ ए? नंबर ऑफ ए 5 है। अच्छा बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट, तो ये नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि इसको हम गिन सकते हैं यानी काउंटेबल है, और इसको हम नहीं गिन सकते यानी अनकाउंटेबल है। अच्छा सर तो एक हो गया फाइनाइट और एक इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ठीक है। फाइनाइट मतलब डिफिनीशन एकदम याद, नाम से डिफिनीशन याद हो जाएगा, क्या टेंशन लेना है इसमें। फाइनाइट मतलब जिसको गिन सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब जिसको नहीं गिन सकते। ये काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल है। अच्छा ध्यान रहे इम्पटी सेट को ही वॉइड सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं या नल सेट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत सारा नाम है। इनफाइनाइट जिसको गिन ही नहीं सकते उसमें सरदर्द क्या करना है। फाइनाइट जब होगा तो यहां पर एक आएगा यूनिट सेट, यूनिट सेट, यूनिट सेट मतलब सिंगलटन सेट जिसका नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 होगा। उसके बाद आएगा पेयर सेट, पेयर सेट यानी नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 होगा। और ट्रिपल थ्रिपल पल 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 करते रहिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यूनिट पर क्वेश्चन होगा या पेयर पर। अच्छा यूनिट को भी कुछ कहा जाता है, मैंने कहा बिल्कुल सिंगलटन सेट, इसको कहा जाता है सिंगलटन सेट, यानी एक है, इनफाइनाइट है तो कुछ नहीं। ये बातें सेट के टाइप्स हो गए। सेट के कितने टाइप्स, 2 टाइप्स, या तो खाली होगा या तो भरा होगा। खाली होगा तो वो तो बात ही खत्म, जब भरा होगा तो उसके 2 बातें होंगे, या तो उसको गिन सकते हैं या तो नहीं गिन सकते हैं। गिन सकते हैं तो अगर 1 होगा तो यूनिट सेट, 2 होगा तो पेयर सेट। अच्छा ये तो बातें समझ में आ गई। अब क्या करें सर, अब तो और कुछ बातें हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक दिन किसी दिन हमसे पूछा कि ए यानी 1 2 3 4 ठीक है, बी ABCD। अच्छा ये मैं हूं जो मैथ्स पढ़ाता हूं, 1 2 3 4, मैं 4 बच्चे को मैथ पढ़ा रहा हूं। ये बी है जो कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई टीचर पढ़ा रहा है, 1 2 3 4, 4 बच्चे को उन्होंने फिजिक्स पढ़ाया या केमिस्ट्री पढ़ाया, जो भी पढ़ा रहे होंगे वो उनकी मर्जी है। तो ये दोनों टीचर, मैंने भी कितने बच्चे हैं मेरे पास, 4 बच्चे, इनके पास कितने बच्चे, 4 बच्चे। किसी दिन हमारी लड़ाई, एक ही लड़ाई किससे हो गई,
बी से हो गई। ए की लड़ाई किससे हो गई? बी से हो गई। तो हम कितने बच्चे को पढ़ा रहे हैं? 4 बच्चे को। ये कितने बच्चे को पढ़ा रहे हैं? 4 बच्चे को। तो मैं इनसे क्या डाले बोलूंगा कि आपसे हम क्या चीज में कम नहीं है? आप भी 4 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम भी 4 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आपसे कोई चीज में कमी नहीं है। यानी आपकी जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू मेरी है, इसलिए आपसे कोई चीज में कमी नहीं है। यानी मैंने देखा क्या कि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी के बराबर है, लेकिन एलिमेंट अलग अलग है। मैं 4 अलग बच्चे को पढ़ा रहा हूं, ये 4 अलग बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अरे नहीं आया, ये 4 अलग बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ये 4 अलग बच्चे को। यानी नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी क्या है? नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी बराबर है, इसका मतलब ये हो जाता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट यानी इक्वल वैल्यू वाला। यहां पर दोनों आदमी की वैल्यू क्या है? इक्वल है। अच्छा सर, लेकिन अगर सर कभी ऐसा भी हो सकता था कि ए बी सी डी जो बच्चा है वो आपके यहां भी पढ़ रहा होगा और दूसरी जगह भी पढ़ रहा होगा, ए बी सी डी। मैंने कहा बिल्कुल, तो यहां भी तो नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी होगा, नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी, और सेम एलिमेंट हो गया, सेम एलिमेंट। तो सेम एलिमेंट जिस दिन हो गया उस दिन हमको क्या दिखा कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी बराबर है, दोनों का एलिमेंट सेम है, तो ये इक्वल सेट हो गया। इक्वल सेट हो गया यानी ये दोनों बराबर है, यानी ए बराबर हो गया बी के। और इसमें लिख सकते हैं इक्विवेलेंट में कि नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी, और ए बराबर नहीं है बी के। यहां भी बात हो सकती है, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि ए बी के बराबर नहीं है। बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी दोनों बराबर होना चाहिए, और वही एकदम सेम स्टूडेंट होना चाहिए, मतलब सेम एलिमेंट होना चाहिए। अगर मैथ्स की भाषा में बात करें तो सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इक्वल सेट, और ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। अच्छा सर, ये तो बातें समझ में आ गई सर, लेकिन अगर क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता? चलिए 1-2 क्वेश्चन पर बात करते हैं। किसी दिन हमसे किसी बंदे ने पूछ दिया कि ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है x, दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 10। कौन सेट होगा? कौन सेट? कौन सेट? सोचिए सोचिए सोचिए। x बिलोंग्स टू x नेचुरल नंबर, मतलब x जो है वो नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर का नाम सुनते हैं क्या पता चला? 1 2 3 4 5 6 7 8 यही होगा। अब कहता है कि x कैसा है? x 5 से छोटा है। x क्या है? 5 से छोटा है, एंड 10 से बड़ा है। अब यहां पर जो अगर पीछे का वीडियो देखेंगे तो एंड और में अंतर है। और में अगर यहां पर और रहता तो 5 से छोटा यानी 1 से शुरू होता, 1 से शुरू होता 5 तक जाता यानी 5 से छोटा, ये सब हो सकता था। 1 2 3 4 हो सकता था, और 10 से बड़ा यानी 11 12 13 11 12 एकदम चलता चला जाता, ये वैल्यू होता। लेकिन यहाँ एंड है, एंड का मतलब दोनों चीज होना चाहिए। दोनों चीज कैसे पॉसिबल है सर? अगर मैं पूछूं कि ये कैसे बनेगा, x 5 से छोटा और 10 से बड़ा, कौन नंबर होगा? कौन नंबर? आपके मुंह से आएगा कुछ नहीं होगा। अब कुछ नहीं का मतलब क्या होगा? ये ए जो सेट है वो तो खाली है। खाली है तो इसका मतलब ए इम्प्टी सेट है। इम्प्टी सेट है, सोचने वाली बात नहीं है। अगर किसी दिन किसी ने कह दिया कि बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है, दूसरा क्वेश्चन, बी कोई सेट है x दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इजकल टू 0। अब ये कौन सेट है? दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर है, x का वैल्यू 2 होगा। तो अगर आप चाहो तो बना सकते हो, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा समय देने का नहीं, x का 2 वैल्यू होगा यानी पेयर सेट। नहीं सर, हम नहीं मानेंगे आपका बात, ये 0 के बराबर है, तो इसको तोड़ लीजिए आप। तो x माइनस 3 और x माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू या तो 2 आएगा और 3 आएगा। तो यानी b जो है इसका एलिमेंट हो सकता है 2 एंड 3। तो ये पेयर सेट हो गया। अच्छा सर, ये पेयर सेट हो गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यानी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा सकता है, कहीं कहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। हम 1-2 क्वेश्चन पर आप लोग बात करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। किसी दिन हमसे किसी ने कह दिया कि ए बी तो हो गया सी, क्वेश्चन नंबर 3 को सी, एक्स दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी एक्स रियल नंबर है। अच्छा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1,
ऐसे दिमाग लगे, कोई भी ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करें, स्क्वायर तो पॉजिटिव आता है, और उसमें एक जोड़ देंगे तो जीरो कहां से आएगा, स्क्वायर है, कोई भी नंबर देंगे, अगर मान लो जीरो ही रख दे, सब जीरो ही रख दो, जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक आएगा, जीरो तो आने का सवाल ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैथ्स की भाषा में बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन इजकल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस वन, तो एक्स का बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आई, इसको रूट अंडर माइनस वन, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आई। अच्छा, x बराबर प्लस माइनस आई हो गया, और i डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब x रियल नंबर है ही नहीं। जब x रियल नंबर नहीं है तो ये c क्या हो गया, एम्प्टी सेट, ये खाली हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर सर यहां पर अगर माइनस रहता तब क्या होता, बिल्कुल हो जाता प्लस माइनस वन, ये पेयर सेट हो जाता, इसमें भी कोई सोचने की वाली बात नहीं है। चलिए अब एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, एक दो और क्वेश्चन हम लेते हैं फटाफट। इन रूल मेथड द नल सेट, रूल मेथड ऑफ नल सेट रिप्रेजेंटेड बाय, तो उतना हमको दिमाग नहीं लगाना है, बी 5 सी, ऑप्शन सी एक्स सच दैट एक्स बराबर एक्स, और डी एक्स सच दैट एक्स बराबर नहीं है एक्स। अब यहां कहता है कि नल सेट मतलब रूल मेथड ऑफ नल सेट, नल सेट का मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का रूल मेथड क्या कहलाता है, क्या ये कहलाता है, क्या ये कहलाता है, क्या ये कहलाता है, या ये कहलाता है। मैंने अभी कहा था कि ये एम्प्टी सेट है, आपके दिमाग में आएगा कि ये एम्प्टी सेट है, सर आंसर ये होगा कंफर्म, तो मैंने ये भी कहा था कि ये भी एम्प्टी सेट है, हाँ सर ये भी, यानी बी भी आंसर होगा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। रूल मेथड पूछ रहा है, रूल मेथड का मतलब इसका नियम क्या है, तो अब गौर से सोचिए कि कोई सेट है जिसका एलिमेंट है x, कोई सेट है जिसका एलिमेंट है x, और x x के बराबर नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है, उसका एलिमेंट x है और x x के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ये इसका आंसर होगा। सोचने वाली बात नहीं है, एकदम दिमाग को आराम से चलाना है। सेट कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा और बातें कर ले, थोड़ी सी बेसिक बातें कर ले, छोटी छोटी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट हो गया, इक्वल हो गया, फाइनाइट इनफाइनाइट सिंगल हो गया। चलिए अब किसी ने किसी दिन हमसे पूछ दिया कि सर कोई सबसेट नामक भी कोई चीज होता है, मैंने कहा बिल्कुल होता है। ये क्या होता है सर, सबसेट, सबसेट मतलब टुकड़ा होता है, किसी चीज का टुकड़ा, सब मतलब टुकड़ा होता है। जैसे ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ, चलिए बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है ए बी सी। अब आप गौर करो, बी के जितने भी एलिमेंट है ए बी सी इसके अंदर है, मैंने कहा अंदर है, तो बी क्या होगा, बी सबसेट हो सकता है एक, बी सबसेट हो सकता है एक, हाँ इसको कहेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। अच्छा, तो सर बी अगर सबसेट है ए, बी कहलाएगा सबसेट किसका, ए का, ए क्या कहलाएगा, मैंने कहा ए सुपर सेट कहलाएगा, ए सुपर सेट कहलाएगा। बी बबुआ है किसका, ए का, ए क्या बाप है किसका, बी का। ध्यान रखना है कि बी के सारे एलिमेंट, अगर बी के सारे एलिमेंट ए में चले जाते हैं, बी के सारे एलिमेंट अगर ए में चले जाते हैं तो बी सबसेट होंगे ए का, ए सुपर सेट कहलाएगा बी का। अच्छा सर, यानी अगर मैं कहूं कि बी ए से छोटा है, बी ए से छोटा है, हाँ सर ये बात तो हो सकती है कि बी ए से छोटा, छोटा देख लेंगे तो काम बन जाएगा। मैंने कहा कि फिर भी नहीं बनेगा, छोटा देख के काम करने का मतलब आप उल्टी कर दोगे। अच्छा सर ये कैसे हो सकता है, मैंने कहा कि चलो छोटा दिखाते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि ई एफ जी एच, देखिए ये भी छोटा है, 1 2 3 4 5 6, इसके पास 1 2 3 4, यानी बी तो छोटा है, लेकिन इसका जी और एच जो है वो ए में नहीं है, इसका मतलब बी डज नॉट सबसेट ऑफ ए। अच्छा सर,
तो क्या ए सबसेट है बी का? नहीं, ये भी नहीं है, इसका भी एलिमेंट इसमें नहीं है। कहने का क्या मतलब कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। यदि ए के सारे एलिमेंट बी में हो, ए के सारे एलिमेंट बी में हो, देन ए सबसेट हो जाएगा बी का। अगर बी के सारे एलिमेंट ए में हो, देन क्या हो जाएगा? बी सबसेट हो जाएगा ए का, और जो जिसका सबसेट होगा उसका सुपरसेट हो जाएगा। अच्छा, ये बातें तो क्लियर हो गई सर कि बी सबसेट हो जाएगा ए का। लेकिन अब छोटी छोटी बातें और करते हैं। किसी दिन मैंने कहा कि क्या मैं अगर कुछ ऐसा सेट लिख दूं ए, इसका कोई नाम दे सकता है? बी सी डी कुछ भी दे सकते हैं। नाम अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन समझिए, क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें है कि नहीं? इसके सारे एलिमेंट इसमें है, यानी ये जो है सबसेट है इसका। हाँ सर, बढ़िया। क्या मैं इसको बी दे सकता हूं? हाँ, बी भी दे सकता हूं। क्या मैं इसको सी दे सकता हूं? हाँ, दे सकता हूं, इसके सारे एलिमेंट इसमें है, सबसेट है। अच्छा, क्या मैं इसको ए बी दे सकता हूं? हाँ, इस दोनों के सारे एलिमेंट इसमें है। क्या मैं इसको बी सी दे सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल दे सकते हैं। क्या मैं इसको ए सी दे सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल दे सकते हैं। क्या मैं इसको एबीसी दे सकता हूं सर? मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल एबीसी भी दे सकते हैं, क्योंकि एबीसी भी इसका क्या है? सबसेट है। एबीसी भी क्या है? इसका सबसेट है। तो ये सारे सबसेट हो जाएंगे इसके। अब इसको हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया, 7। अब दिमाग लगाना है कि सर अगर मान लीजिए 3 एलिमेंट थे, 7 आए, अगर 10 होते तो मैं क्या गिनता? मेरे पास कोई कह देता कि अगर नंबर ऑफ ए 10 है, यहां पर 10 एलिमेंट है, तो टोटल कितना होता? तो मैंने कहा नंबर ऑफ टोटल सबसेट इज इक्वल टू 2 का पावर n। और मैं जिस दिन बाइनोमियल पढ़ाऊंगा उस दिन इसको भी प्रूव कर दूंगा कि 2 का पावर n कहां से आया। बाइनोमियल जिस दिन पढ़ाऊंगा, अभी इस पर सरदर्द करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये इसका मतलब यहाँ n कितना है? n बराबर अगर देखिएगा तो 3 है, तो 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब 8 में कोई तो बंदा गायब है, तो एक फाई यानी इम्पटी। यहां पर फाई देते ज्यादा सुंदर लगता है देखने में, और कुछ बात नहीं, फाई। अच्छा सर, फाई सबसेट होगा? मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि फाई का जो एलिमेंट है वो क्या है? कुछ नहीं। फाई का एलिमेंट क्या है? कुछ नहीं। इसका एलिमेंट कितना है? ए बी सी। अच्छा, यहां ध्यान देते क्या है? कुछ नहीं। चलिए, इसका कुछ नहीं आया ना, यानी एक बात तो सत्य हो गई कि लगे हाथ हम जान गए कि फाई इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। फाई जो होगा किसी भी सेट का सबसेट होगा, फाई किसी भी सेट का सबसेट हो जाएगा, और कोई भी सेट अपने आप का सबसेट हो जाएगा। दो बातें तो एकदम प्रमाणित हो गई कि फाई किसी भी सेट का सबसेट होगा और कोई भी सेट अपने आप का सबसेट हो जाएगा। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट हो जाएगा। सबसेट का मतलब समझ गए कि उसके अंदर से निकला हुआ। अब छोटा पर ध्यान दीजिए, छोटा होना चाहिए, छोटा या बराबर होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर से निकला होना चाहिए, बाहर इधर उधर से नहीं आना चाहिए, उसके अंदर से निकला होना चाहिए। यानी ये छोटा हो गया या उसके बराबर भी होगा, काम चलेगा, ये सबसेट हो जाएगा। अच्छा सर, ऐसा सबसेट हो गया तो इसके बाद भी कुछ कहानी बनी? इसके बाद भी कहानी बनी। सबसेट बोला कि अगर किसी सेट का सारे एलिमेंट इसमें है, लेकिन इसका कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। यानी इसका एलिमेंट ए इसमें है लेकिन बी सी इसमें नहीं है, इसका एलिमेंट बी है लेकिन ए सी इसमें नहीं है, सी है ए बी नहीं है, उसी तरह ए बी है लेकिन सी इसमें नहीं है, बी सी है ए इसमें नहीं है, ए सी है बी इसमें है, तो ये प्रॉपर नहीं है, ये क्या है? इम्प्रॉपर है। ये क्या है? इम्प्रॉपर है। और इसको भी इम्प्रॉपर माना जाता है। इसको भी क्या माना जाता है? इम्प्रॉपर। यानी दो बंदे तो साफ गायब हो गए। तो अब सबसेट किसी दिन अपने आप में दो टाइप लाएगा, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर सेट का क्या हो जाएगा? प्रॉपर सेट 2 का पावर n माइनस 1, 2 का पावर n माइनस 1। यहां कंफ्यूज कर जाएगा, किसी बुक में 2 का पावर n माइनस 1 इस तरह लिख दिया है, लेकिन रियलिटी ये है कि 2 का पावर n माइनस 1 हो जाएगा, यानी 2 घटेगा। और इसमें क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर 2 ही होते हैं, 2 इम्प्रॉपर किसी भी सेट का हो जाएगा। किसका? एक फाई और एक इटसेल्फ, 2 होगा। अच्छा, फिर आपको घुमा देगा, क्वेश्चन घुमाएगा, फिर कह देगा
अगर फाई है, फाई यानी खाली, तो फाई का क्या होता है, इसके कितने सबसेट होंगे, तो देखिए इसका नंबर ऑफ फाई अगर देखिएगा तो 0 हो जाएंगे, तो 2 टू द पावर 0 1 यानी एक इटसेल्फ होगा, क्योंकि कह रहा है कि फाई तो किसी भी सेट का सबसेट है, अपने आप का सबसेट हो जाएगा, और कोई भी सेट अपने आप का सबसेट है, इसका मतलब एक ही सेट फाई ही होगा इसका सबसेट। क्या सर इसमें इम्प्रॉपर सबसेट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसमें कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर जिस दिन मेरी बातों को ध्यान दिया 2 टू द पावर -1, 2 का पावर -1 यानी 1/2, ये तो हो ही नहीं सकता एलिमेंट। मैंने कहा था ना एलिमेंट पॉइंट में हो ही नहीं सकता है, 1/2 हो ही नहीं सकता है, इसलिए पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका एक ही एलिमेंट होगा, इसका कोई प्रॉपर सेट नहीं होगा। ये आपको क्वेश्चन ऐसा दे सकता है कि 5 का नंबर ऑफ प्रॉपर सेट कितना होगा, तो आंसर होगा नथिंग, नहीं हो सकता है। अच्छा, अब किसी दिन मान लीजिए ये कोई सेट है जिसका एलिमेंट है x y z, अभी जैसे मैंने बताया एबीसी पर वही सेम, तो इसके टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे, फिर से एक बार निकालते हैं। 5x, मिटा दिए थे उसको, x y z, x y y z x z और x y z, ये टोटल सबसेट हो गए। अच्छा, सबसेट का तो मैं कलेक्शन कर लिया, किसी दिन इसको भी तो सेट बना सकते हैं, इसको भी तो सेट बना सकते हैं। हाँ सर, इसको भी सेट बना सकते हैं। जिस दिन ये सेट हो गया, ये पावर सेट ऑफ ए कहलाया, ये पावर सेट ऑफ ए कहलाया। अच्छा सर, पावर सेट का कोई डिफिनेशन होता है? मैंने कहा बिल्कुल डिफिनेशन होता है। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट ऑफ एनी सेट, पावर सेट को क्या कर सकते हैं? द सेट ऑफ ऑल सबसेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, जितने भी सबसेट होंगे ना वो सबका सेट बना देना, वो क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? पावर सेट कहला जाएगा। तो सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ये सब में कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो ये पावर सेट में भी कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इस सब पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लगे हाथ इस सब पर क्वेश्चन देखते हैं। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है एकदम। चलिए किसी दिन हमसे किसी ने कह दिया कि S जो है, S का एलिमेंट है 0 1 5 4 7, टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। चलिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 32, इसमें तो कोई शक ही नहीं था। चलिए इस क्वेश्चन में कोई शक ही नहीं है, आराम से लगे हाथ बन जाएगा। हाँ, एक और बात, किसी भी कह देगा क्वेश्चन कह दिया कि बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 5, अब इसके टोटल सबसेट कितने होंगे? इसके तो नंबर ऑफ 1 इक्वल टू 2 होगा। 2 कौन कौन होगा? तो 5 तक किसी भी सेट का सबसेट होता है, और कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। ये सबसेट हो गया, ये क्या निकल गया? अच्छा सर, ये तो बातें समझ में आई, लेकिन किसी ने कह दिया सी बराबर AEIOU, और क्वेश्चन पूछने वाले ने कहा नंबर ऑफ पावर सी, पावर सेट ऑफ सी, अब क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, ये जो बना 2 का पावर 1 2 आया, इसी को ना सेट में बना दीजिएगा तो ये पावर बी हो गया, और इसके एलिमेंट कितने हो गए? 1 2, बस वही काम करना है, 2 का पावर 5 यानी 32। एकदम आंसर मिलाने में कोई टेंशन नहीं होगा, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा इसको बनाने में। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन मिलता है हमको, x such that x belongs to real number, x square is equal to 16 और 2x is equal to 6, इक्वल है किसके? 5 के, या 14 3 4 के, या 3 के, या 4 के। मेरा तो दिमाग घूम जाएगा, क्या करूं? x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया था, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया था, x का वैल्यू क्या आ जाएगा? +-4, बढ़िया, +-4, +-4 तो है नहीं, लेकिन 4 है, चलिए कुछ तो कहानी बन सकते हैं, उसमें भी बन सकते हैं। लेकिन 2x इज इक्वल टू क्या दे रहा है? 6 दे रहा है, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। अब यहाँ पर एंड दे दिया, जो इसको भी सेटिस्फाइड करे, इसको भी सेटिस्फाइड करे। अच्छा सर, अगर 3 इसमें रख दे तो 3 का स्क्वायर 16 के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। अगर 4 इसमें रख देंगे तो 8 हो जाएगा, या -8 हो जाएगा, जो 6 के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो दोनों को सेटिस्फाइड कर दे, तो उस कंडीशन में इसका एलिमेंट क्या होगा? 5।
सोचना नहीं है, इसका एलिमेंट 5 होगा। अच्छा 5 नहीं 5। अब यहां पर जो ये क्वेश्चन दे रहा है, ये मेरा दिमाग को घुमाने वाला क्वेश्चन दे रहा है। कहता है नंबर ऑफ ए इजकल टू एम, नंबर ऑफ बी इजकल टू एन। मैंने शॉर्ट कर दिया इस क्वेश्चन को, कुछ ऐसा क्वेश्चन देगा। अभी तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया जो आपको दिख भी जाएगा क्वेश्चन, लेकिन वहां पर दिखने वाला क्वेश्चन नहीं। उसने कहा कि उसने कहा टू नॉन एम्प्टी सेट है, टू नॉन एम्प्टी सेट है जिसके पास एक के पास m एलिमेंट है और एक के पास n एलिमेंट है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट, तो फाइंड द m एंड n। ये क्वेश्चन क्या कहता है? अब मैंने इसको क्या कर दिया, एकदम मैथ्स की भाषा में लिख दिया। नंबर ऑफ a m है और नंबर ऑफ b n है। अब कहता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, यानी 2 का पावर m हो जाएगा, वो 56 मोर देन है सेकंड सबसेट, यानी 2 का पावर n माइनस 56 सॉरी प्लस 56। अब हम क्या करेंगे, इसको अब दिमाग लगाना शुरू करेंगे कि इसको ऐसे उसे करेंगे तो बहुत कष्ट हो जाएगा। 2 का पावर m माइनस 2 का पावर n इजकल टू 56 हो जाएगा। अच्छा 56 को हम 8 इंटू 7 लिख सकते हैं, 8 7 या 56। हाँ सर लिख सकते हैं। अब इसमें 2 का पावर n अगर कॉमन ले ले, 2 का पावर n कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा, 2 का पावर m माइनस n माइनस प्लस माइनस 1 बचेगा। कैसे 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 सिंपल समझिए ना, 2 का पावर m माइनस 2 का पावर n है तो 2 का पावर n से हम डिवाइड कर दिए। अब करेंगे तो कहीं ना कहीं मल्टीपल करना होगा, तो ये गया काम से, ये क्या हो जाएगा, पावर माइनस में चला जाएगा। तो इस तरह से हो सकता है। और इसको 2 का पावर 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। कहीं ना कहीं दिख गया कि 2n बराबर 3 आ गया। अच्छा 2 का पावर m माइनस n माइनस 1 इजकल टू 7 आया, तो 2 का पावर m माइनस n इजकल टू माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 8 आ गया। नहीं मेरे पास ये तो आ गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा देर गायब करते हैं, बहुत हो गया। चल भाई तू निकल। m माइनस n इजकल टू 8 आ गया तो 3 दिख गया, और n का वैल्यू कितना है, m माइनस 3 इजकल टू 3, m बराबर 6 आ गया। m का वैल्यू 6 और n का वैल्यू 3, यानी आंसर बी। इस सब में सोचने की जरूरत नहीं है, आप बहुत इजी वे में बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा देना है, क्वेश्चन कुछ कुछ उठा पटक करके आपको देगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन से हम मिलते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग फट से दे सकते हैं। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। अब यहां कहता है कि बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट यहां पर एक लाइन में दिमाग दौड़ा दिए। 2 का पावर n माइनस 1, ठीक ठाक। तो 2 का पावर n कितना है, 1 2 3, 3 माइनस 1 यानी 2 का पावर कितना 2, यानी 4 हो जाएगा। 2 का पावर 4 हो जाएगा। ऐसे भी समझ लीजिए 2 का पावर 3 8 होता, 8 में से एक 2 माइनस करते, 2 एक 5 और एक इटसेल्फ, तो ये कितना हो जाता, अरे सॉरी 6 n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1, यहाँ 2 हो जाता। वहां पर फॉर्मूला मैंने गलत दे दिया, n माइनस 1 यानी 2 हो जाता, तो ये कितना होता, 2 माइनस कर दिया, 2 प्रॉपर सेट माइनस कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 यानी 6 इसके प्रॉपर सबसेट हो जाते, 6 इसके प्रॉपर सबसेट हो जाते। उस समय 2 का पावर n 2 का पावर n, वो तो फॉर्मूला गलत कर दिए थे। 2 का पावर n माइनस 1 ये तो गलत हो जाएगा। 2 का पावर n माइनस 1 से तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़, यानी 2 का पावर n बाई 2 इसका तो हाफ हो जाएगा, ये हाफ, ये तो गलती हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 2 का पावर n माइनस 2 कर दीजिए, माइनस 2 कर दीजिए, एक 5 और एक इटसेल्फ, यानी इसका आंसर 6 हो जाएगा। सोचने वाली बात नहीं है। तो प्रॉपर सबसेट पूछे तो इस तरह से निकाल देना है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता क्या है कि इसका डेफिनेशन एकदम गरीब बच्चों की तरह सिखाते हैं कि यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल सेट। क्योंकि यूनिवर्सल का मतलब होता है यूनिवर्स में जितना भी चीजें सब, यानी यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल सेट।
और इसको यू से डिनोट करते हैं। अच्छा, यू पर इस तरह का दे दीजिएगा तो ज्यादा सुंदर बनेगा। ठीक है सर, ये जरूरी है? मैंने कहा जरूरी तो है नहीं, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि आगे चलकर आपको मिलेगा यूनियन। तो यूनियन भी ऐसे लिखिए और इसको भी ऐसे लिखिए, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए यू पर थोड़ा सा मार दीजिएगा तो आपकी कंफ्यूजन क्लियर रहेगी। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट करने का मतलब यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल सेट। कहने का क्या मतलब, यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे, मान लीजिए हम कह दिए ए बी सी डी ई एफ जी, ये यूनिवर्सल सेट हो गया मान लीजिए। तो ये अब कोई सेट दे दिया ए सेट दे दिया जिसका ए बी सी है, चलिए चलेगा। बी दे दिया जिसका सी डी ई है, चलिए ये भी चलेगा। सी दे दिया जिसका ई एफ जी एच है, इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एच इसके बाहर जा ही नहीं सकता है। जो भी सेट यहाँ क्वेश्चन में रहेगा वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही रहेगा, बाहर हो नहीं सकता है। जैसे अभी मैं कह दूं कि इस बोर्ड पर बनाए गए जितने भी क्वेश्चन का सेट होगा ये बोर्ड के अंदर ही बनेगा, ऐसा थोड़ा कि मैं दीवार पर बना दूं, ऐसा नहीं हो सकता, दीवार पर नहीं बन सकता, इस बोर्ड के अंदर ही बनेगा। यानी बोर्ड जो होगा यूनिवर्सल सेट होगा, बोर्ड जो होगा यूनिवर्सल सेट होगा। अच्छा सर, इसको मैं ऐसे भी तो डिनोट कर सकता हूं किसी दिन कि अगर मान लीजिए इसको यूनिवर्सल सेट मान लेंगे तो इसके अंदर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, जो भी होगा इसके अंदर ही होगा, इससे बाहर नहीं जा सकता है। क्योंकि यूनिवर्स से बाहर कौन गया है? कोई नहीं गया है यूनिवर्स से बाहर, सब यूनिवर्स के अंदर ही होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? द सबसेट ऑफ द सुपर सेट ऑफ एनी सेट, यानी जितने भी सेट होंगे वो यूनिवर्सल के अंदर होंगे। ये सब हो गए बात, छोटी छोटी बात हो गई, लेकिन अब ध्यान रहे, अब कुछ बातें कर लेते हैं बड़ी बड़ी। यानी किसी दिन किसी ने कहा ऑपरेशन ऑफ सेट, तो मैंने कहा ऑपरेशन ऑफ सेट का मतलब क्या होगा? ए ऑपरेशन ऑफ बी, ये दो टाइप्स के हो जाएंगे, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन इसमें से हटा दीजिए क्योंकि यूनिवर्सल सेट में लोग यूज कर लिए हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। अच्छा, यूनियन का मतलब क्या होता है और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो हम एक गरीब बच्चे की बात करते हैं, यूनियन मतलब और, इंटरसेक्शन मतलब एंड, ऐसे समझिए। अच्छा सर, ये हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल। तो यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हो गया यूनियन और ये हो गया इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब होगा ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा? तो किसी दिन इसका एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एक्स यानी ए यूनियन बी का कोई भी एलिमेंट होगा। तो ये कैसा हो सकता है सर? तो मैंने कहा कि ये हो सकता है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब कंफ्यूजन कहीं नहीं खाना है कि कहीं ना कहीं इसका डिफिनीशन ऐसे भी दे देगा कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ऐसे दे देगा। ये दोनों सेम ही बात कर रहा है, कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब है कि इसका जो एलिमेंट एक्स है या तो ए में होगा या तो बी में होगा। अच्छा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया? एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब हो गया एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अच्छा, बात ये भी ऐसा लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ऐसे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, मैंने क्लियर कर दिया। ए का एलिमेंट मान लीजिए ए बी सी डी ले लिया और बी का एलिमेंट कर दिए हमने सी डी ई एफ। देखिए, यूनियन का मतलब मिल जाना, ये मैम पढ़ा रहा हूं मैथ्स और ये फिजिक्स पढ़ा रहे हैं कोई सर। तो यहां पर देखिए सी और डी दोनों बंदा दोनों जगह जाता है पढ़ने। तो जिस दिन हम दोनों आदमी मिल गए कि मिलकर चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ई एफ, ये यूनियन हो गया, सब मिल गया। यूनियन का जो भी एलिमेंट है ना, या तो ए में होगा या तो बी में होगा या दोनों में होगा। लेकिन इंटरसेक्शन कहता है कि वो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या होगा? सी और डी, ए और बी में होगा सी और डी। तो ये इंटरसेक्शन हो गया कि सी और डी इंटरसेक्शन है और ये यूनियन है। जो दोनों में है वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा, जो दोनों में नहीं है, जो दोनों में है वो यूनियन में आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं? जो ए में हो सकता है या बी में हो सकता है वो यूनियन में आ सकता है, और जो दोनों में है वो इंटरसेक्शन में आएगा। और जो यूनियन में आया वो या तो ए में होगा या तो बी में होगा, यानी दोनों मिल गया तो ये यूनियन बन गया। जो दोनों में कॉमन है वो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो यूनियन और इंटरसेक्शन का ये डेफिनेशन होता है। इसके क्वेश्चन के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आज के लिए सेट का पहला वीडियो यही खत्म करते हैं और धन्यवाद।
थैंक यू, शुक्रिया।